हमारा क्लास 11 हिस्ट्री। आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2 का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे देखिए मैं आपको जितना भी मॉडल सेट करवा रहा हूँ वो सारे के सारे देखिए आपके सिलेबस से मैंने तैयार किए हैं। तो आप लोग इन सभी सवालों को टिक कर लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 16 जून के बाद आपको यहाँ से फिक्स है कि आपको यहाँ से कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखिएगा तो आप ही लोग के लिए बेटर है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त बर्बाद के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया चलो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं कि समय 1.5 घंटे का मिलने वाला है, टोटल आपको 40 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन याद है कि 1.5 घंटे का समय में थोड़ा सा आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और क्वेश्चन एक से 7 तक क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। लेकिन क्या है आपको थोड़ा जल्दी करना, 1.5 घंटे का समय है, सब्जेक्टिव है, तो समय बचाते हुए कार्य करना है। इसलिए याद रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके आंसर लिखने चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखिए आपको याद रखना है कि क्वेश्चन 1 से 7 तक आपका अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट आंसर है, वो आप एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस में उसका जवाब दे सकते हैं और हर सवाल के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक वो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप है, जो क्या 50 वर्ड के अंतर्गत लिखना है। और याद रखिएगा इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक है जो हमारा, वो याद रखिएगा लॉन्ग आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में याद रखिए कम से कम आपको अधिकतम 100 से ज़्यादा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5 मार्क्स मिलना चाहिए। याद रखिए थोड़ा सा बड़ा ही लिखिएगा, ताकि जो भी टीचर चेक करें उनको थोड़ा इंप्रेशन पता चले कि अगर आपको उस टॉपिक पर जो भी लिख रहे हैं उनको मालूम है या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हमारा ये देखिए कि जीवाश्म के आधार पर देखिए काल जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो याद रखिएगा जीवाश्म मतलब जो फॉसिल उनमें क्या होता है, कार्बन 14 C14 होता है, जो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, कम होता चला जाता है। किसी जीवाश्म में वर्तमान कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, काल का, यानी सीधा पूछा हुआ है कि जीवाश्म के आधार पर हम लोग काल का निर्णय कैसे होता है। सीधा बात में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी जीवाश्म के वर्तमान कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या कर सकते, काल का निर्धारण कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला हमारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, असुरबनीपाल के देन क्या थे। ठीक है, असुरबनीपाल के क्षेत्र में क्या, शिक्षा के क्षेत्र में क्या देन थे वो बताना है। तो असीरिया शासक, अगर नाम सुना होगा, असुरबनीपाल का क्षेत्र का शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि अद्वितीय था। उसने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पेसिस कहाँ से मिला है। तो याद है योजना मतलब प्लानिंग करके, तो याद रखिए कहाँ से मिला हमें, बॉक्स ग्रोव, ये इंग्लैंड में जगह, वहाँ से हमें इसका क्या बोलते हैं बच्चों, निशान मिला है। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि पुनः जागरण सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। याद रख लिया जर्मनी में, इसका क्या जवाब हो जाएगा, जर्मनी। फिर अगला सवाल हमारा, अल्टामीरा के गुफा चित्र पर प्रकाश डालिए, मतलब सीधा पर उसमें क्या क्या थे क्या नहीं बताया। तो देखिए अल्टामीरा कहाँ है, पहले बात स्पेन में, जहाँ की गुफा की छतों में कई चित्रकारी है, जिसमें बैल का चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में मार्सिलिनो सेंच दी सोतोलो ने की थी। ठीक है, हो गया, यहीं पर सही जवाब हो गया। अगला सवाल देखिए ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है कि शहरी जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ, इस स्थान की भौगोलिक स्थिति बताना। देखिए शहरी जीवन पर जो स्थापना हुआ था वो मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया को बाद में बताया है कि मेसोपोटामिया वर्तमान में जो आज इराक हमारा देश है, ठीक है, उसी देश को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया वर्तमान देखिए इराक में फरात तथा दजला 2 नदियों के बीच स्थित है, ये हमें मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारा, ये लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, जिसमें है मानव की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित 2 सिद्धांतों के विषय में क्या लिखना है। तो देखिए सीधा बात है कि आधुनिक मानव युग का मानव जो उद्भव कहाँ हुआ ये हमें पता है। इस प्रश्न पर देखिए बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय में 2 मत प्रचलित। देखिए सीधा बात है कि मानव का विकास तो हुआ, ठीक, उत्पत्ति के बाद, लेकिन इसका कोई एक्चुअल फैक्ट तो नहीं है, लेकिन 2 फेमस फैक्ट है जो हमें बताया हुआ है कि जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इसमें पहला मत है कि क्षेत्रीय नियंत्रण मॉडल है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा जो मत है, मतलब दूसरा कहना है कि प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है। उसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ था। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखाने लक्षणों को क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है, मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ था। तो ये यहाँ पर उत्पत्ति के विषय में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल हमारा, रोमन साम्राज्य के पतन में सेना के, देखिए सीधा बात है, रोमन साम्राज्य जो पतन उसमें सेना का क्या रोल था हमें ये बताना है। तो देखिए रोम के सम्राटों की शक्ति का मुख्य आधार क्या थी, उनकी सेना थी, हम लोग जानते हैं। सेना उसे चाहती थी उसी व्यक्ति सम्राट बना देती थी। कई बार ऐसा होता था कि एक साथ अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रदेशों में स्वयं को सम्राट घोषित कर देते, इसके पश्चात अपनी सेनाओं की सहायता से रोम कह रहते थे। इन परिस्थितियों में रोमन साम्राज्य, सीधा बात है, विदेशी आक्रमण का क्या सफलतापूर्व प्रतिरोध कर पाना समझ असंभव था। होगी सवाल का जवाब खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 के आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर अगला सवाल हमारा देखिए, रोम के दासों की दशा का क्या करना, हमें वर्णन करना है। तो देखिए प्राचीन यूनान और विशेषकर रोम के लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग दास लोगों का था। सीधा बात है, एक बड़ा भाग 10 लोगों का था। प्रायः युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों तथा ऋण न चुकने वाले लोगों दास बना लिया जाता था। दासों की
की दशा कोई इतनी अच्छी नहीं थी। एक तो उनसे सारा दिन काम लिया जाता था और उन्हें कोई सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। दासों से हर प्रकार का छोटा काम लिया जाता था। वे प्रायः खेती करने, खान खोदने तथा सड़क बनाने आदि का काम करते। कारखानों एवं जहाजों के सामने डाल दिया जाता। ठीक है, इसका आंसर हो गया। फिर अगला देखिए सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा कि इस्लाम धर्म में हिजरत का देखिए क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा कि मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के जो भी अनुयायियों को कठोर यातना दी तथा उन्हें कई बार जाने से मारने का प्रयास किया। आखिरकार स्थिति इतनी खराब होगी कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का छोड़कर मदीना में क्या कि जाकर शरण ली। इस घटना को मुसलमान इतिहास में क्या हिजरत कहा जाता है। इसी वर्ष ये हिजरी सन का जो प्रारंभ माना जाता है। यह जो घटना है पैगंबर मोहम्मद के जीवन के एक निर्णायक मोड़ तथा इस्लाम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, फिर ये सवाल बार बार आगे हमारे रोम के दासों की दशा का वर्णन करना है और ये सवाल जस्ट अभी हम लोग किया था। ठीक है, तो दोनों सवाल इतना देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का सवाल का आपको थोड़ा सा अलग आंसर मिलेगा। अगला सवाल हमारा, कब और कैसे मानव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। सीधा बात है, ये एक कह सकते हैं बच्चों ये फैक्चुअल डाटा नहीं है, ये हमें बस अपने एजम्पशन बताएं। तो हम लोग देखिए जो जानते हैं उस तथ्य को यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि कहीं ऐसा माना जाता है, देखिए सीधा बात है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी 4000 मिलियन वर्ष पुरानी है, लेकिन मानव धरती पर प्लास्टोनिस अथवा आधुनिक काल से प्रारंभ है। होमोसेपियन जो हमें कहा जाता है, होमोसेपियन अथवा बुद्धिमानव जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, पृथ्वी पर 0.19 से 0.6 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। ये हमारे कह सकते हैं बच्चों मानव के या फिर पृथ्वी के बारे में प्रकट हुआ के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए हमसे पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों फेमस था, अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती थी। मेसोपोटामिया की प्रथम जो ज्ञात भाषा थी, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, याद है कि उसको कौन ज्ञात भाषा, सुमेरी थी। इसकी शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अकद कहा जाता था, याद रखिएगा इस बात को। फिर ये क्वेश्चन 15 नंबर इंपॉर्टेंट के लिए VVI सवाल में एग्जाम पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। सीधा बात है, रिफॉर्मेशन कह सकते हैं बच्चों, रिलीजन क्या हम जानते हैं। तो पुनः जागरण के पश्चात संपूर्ण ईसाई जगत को नवीन दृष्टि देने का श्रेय किसको हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन को था। इस महान आंदोलन ने शक्ति रोमन चर्च में परिवर्तन लाने और इस सिद्धांत को नष्ट करने का महान कार्य किया। समस्त यूरोप तक एक ईसाई समाज है जिसका सर्वोच्च प्रधान पोप है। वास्तव में अपने व्यापक रूप में यह आंदोलन किसी एक विशेष सीमित नहीं था, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने यूरोप को संपूर्ण संगीत प्रभावित किया। फिर भी इसका मुख्य कार्य क्षेत्र चर्च की बुराइयों के प्रति विद्रोह और ईसाई धर्म दर्शन पर क्या था, पुनर्विचार करना था। इस धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप चर्च के संगठन, उनका रीति रिवाज, उनके गंतव्यों और सिद्धांतों का अनेक प्रधानों तथा नई प्रगतिशील चर्चा का संगठन हुआ। फिर देखिए नीचे भी कुछ आंसर लिखा हुआ है कि चर्चों में सुधार की आवाज़। ठीक है, सीधा बात है, चर्चों की आवाज़ 14वीं शताब्दी से उठती थी और विक्लिफ, जॉन हस, एरासमे आदि ने धर्म सुधार की लहर पैदा करने में महान योगदान दिया। तथापि धार्मिक क्रांति का विस्फोट 16वीं शताब्दी में और मार्टिन लूथर, फेमस नाम है, कॉल्विन, ज्यूलिन आदि आंदोलन के क्या प्रेरणाता बने। मार्टिन लूथर इस महान धर्म प्रवर्तक था। तो इतना ही बड़ा लिखिएगा, नीचे मत जाने जाइएगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा आप लोग लिख के अपने क्वेश्चन को बड़ा मत कर लीजिएगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ। अगला ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मार्टिन लूथर जो कौन सा आपने नाम सुना होगा, इस विषय में आप क्या जानते, आपको अपने बारे में आपको जो भी पता वो आप लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ बोला हुआ है बच्चों कि मार्टिन लूथर क्या था। मार्टिन लूथर का जन्म उत्तरी जर्मनी में एक किसान के घर 1483 ईस्वी में हुआ था। बचपन से इसे धार्मिक प्रवृत्ति की और विशेष रुचि थे। उसने एल्फर्ट विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक ईसाई मठ में संयमित जीवन बिताना शुरू किया, किंतु मठ की व्यवस्था को देखकर वह कुछ समय के बाद ही मठ को छोड़ दिया। मठ में उसने देखा कि पूजा पाठ, प्रायश्चित आदि ढोंग मात्र थे। इसमें वस्तुतः कोई पोपनाशक तत्व नहीं था। वो पोप तथा पादरियों के विलासी जीवन को देखकर दंग रहे। इसके बाद लूथर 1508 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रधान नियुक्त हुआ। उसने नए और पुराने लिख सकते हैं बच्चों, टेस्टामेंट जिसे बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, बाइबिल का अध्ययन किया। उसने उसे वास्तविक और प्रचलित ईसाई धर्म में बड़ा अंतर दिखने लगा। फलतः क्या हुआ, ईसाई धर्म में देखिए उनकी श्रद्धा घटने लगी। 1511 ईस्वी में उसने रोम की तीर्थयात्रा की, किंतु रोम में उसने जो भी विभत्स दृश्य देखा उससे प्रचलित कैथोलिक धर्म का वो विरोधी बन गया। पूरे सीधा बात की, कैथोलिक धर्म का वो विरोधी बन चुका था, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ उसे नहीं मिला जो उसके धर्म को जो प्रभावित कर सकता है। वो ईश्वर में शुद्ध श्रद्धा एवं गहरा विश्वास जोड़ देता, किंतु जिसके फलस्वरूप वह क्षमा पत्र के क्रिया विक्रय जैसे सत्कर्म की निंदा करें, धार्मिक विधानों में उसका विश्वास नहीं रह गया। तो ये बात था पूरी मार्टिन लूथर। इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा आप लोग बच्चे लोग।
अगला सवाल हमारा 14वीं शताब्दी में देखिए जो छापा खाना है उसमें क्या वृद्धि हुई ये हमें बताना। और इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला भी कि दूसरे क्षेत्रों के दूसरे देशों के जो लोग हैं यदि प्रथम महान कलाकारों द्वारा रचित चित्रों मूर्तियों अथवा भवनों को देखना चाहते हैं तो उन्हें इटली की यात्रा करनी होगी। पर इटली में जो कुछ भी लिखा है इसे जानने के लिए आपको दूसरे देशों में जाना होगा। और इन सब के लिए सबसे बड़ा योगदान 16वीं शताब्दी मुद्रण प्रौद्योगिकी क्रांति की खोज को कहा जाता है। इसके लिए यूरोपवासी अन्य लोगों जैसे मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनवासी और मंगोल के लिए ऋणी रहे, क्योंकि जब यूरोपीय व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासक के राज दरबार में आने लगे तो उन्हें क्या हुआ, मुद्रण प्रौद्योगिकी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा हम पीडीएफ को ऊपर कर लेते जरा सा। देखिए इसके पहले किसी ग्रंथ की कुछ हस्तलिखित प्रतियां सन 1455 में जर्मन निवासी जोहान्स गुटेनबर्ग, आपको मालूम होगा छापा खाने आविष्कार किया था। 1400 से लेकर 1458 सर्वप्रथम क्या किया, छापे खाने का आविष्कार किया। और पहली बार अपनी छापा खाने में क्या किया, बाइबल की 150 मतलब बाइबल का 150 बच्चों बुक छापा। इसके पहले एक ईसाई मठ निवासी को बाइबल की प्रति बनाने में उतना समय लगता है जितने में छापे गए ना 150 प्रति बना देता है। बताइए तो समय बचा कि नहीं बचा छापा खाने से। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब लोगों के देखिए जो योगदान है उस पर हमें क्या करना, चर्चा करना है। तो देखिए सीधा बात है कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं को प्रचार प्रसार नहीं किया था। 14वीं शताब्दी अनेक विज्ञानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को अनुवादों को पढ़ा, पर यह विवाद उन्हें अरब अनुवादों के कारण प्राप्त हुए। उन्होंने अनुवाद के साथ साथ इन्हें पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का परिचय प्रिजर्वेशन भी किया। दूसरी ओर यूरोप के जो विद्वान थे सीधा बात यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित प्रस्तुतियों का अध्ययन कर रहे थे और यूनानी विद्रोह अरब और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर उन्हें अन्य यूरोप देशों में प्रसारित कर रहे थे। ठीक है, फिर ये ग्रंथ क्या थे, प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि से क्या थे, रसायन विज्ञान। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, मैं आपको पहले बता दूं और मैं आपको टिक करवा दूंगा। ठीक है, देखिए से संबंधित है यूरोपीय विद्वानों ने इन अरबी ग्रंथों के लिए अपना आभार एक्नॉलेजमेंट प्रकट किया। टोलमी के आपको एल्डेगमस खगोलशास्त्र परिचित क्या थे ग्रंथ थे जो 140 सन में लिखा गया था और इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। ग्रंथ की शुरुआत के अल शब्द से उसमें यह जाना जाता है कि उनकी अरबी भाषा बहुत निकट के संबंध थे। अब आपको इतना दूरी लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा लिखने चाहिए, 1.5 घंटे का समय नहीं लिख पाइए। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। और हमारा लास्ट सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एकदम लिखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सवाल छोड़ के नहीं आना है कि खिलाफत से आप क्या समझते हैं। आपने खिलाफत मोमेंट पढ़ा हो क्लास 10 लेकिन यहाँ पर पूछा हो खिलाफत तो क्या है, पूरा बात हम पढ़ते हैं। खलीफा के क्षेत्र को जो इस्लामी जगत में खिलाफत कहा गया, हम लोग जानते हैं। देखिए अगला है हमारा कि खलीफा मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक प्रधान होते थे। इस्लामी परंपरा में सभी मुसलमानों को एक माना, इस प्रकार सभी मुस्लिम राज खिलाफत के अंग माने गए। प्रथम जो खलीफा थे वो अबू बकर थे, उन्होंने उनके पश्चात उमर हुआ, फिर उस्मान और अली क्रमशः खलीफा बने। इन चारों को मुसलमान जगत के 4 प्रमुख खलीफा के रूप में जाना जाता है। मुआविया ने उम्मयद खिलाफत वंश की स्थापना की एवं दमिश्क खिलाफत की राजधानी बनी। उन्होंने वंशानुगत खलीफा के पद की शुरुआत की एवं अपने पुत्र याजिद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उम्मयद खिलाफत काल में मुस्लिम राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। धीरे धीरे उम्मयद वंश के खिलाफ दवा नामक सुनियोजित आंदोलन होने लगा और 1750 में अब्बासी खिलाफत की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, फिर देखिए अगला यहाँ लिखा हुआ अब्बासी वंश अपना संबंध किससे, मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास जोड़ते। उन्होंने बगदाद को क्या राजधानी बनाई और लगभग 2 शताब्दी तक क्या शासन किया। उन्होंने काल में अरबों को महत्व घटा और उनके स्थान पर ईरानियों का महत्व बढ़ा। अब्बासी खिलाफत का 10वीं शताब्दी से प्रभाव कम होने लगा एवं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का उभरने लगा। मंगोलों ने जब खलीफा की हत्या कर दी तो इनका नाम मात्र भी रह गया। वैसे सैद्धांतिक रूप से खिलाफत संस्था अब तक कायम है, जबकि तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया। तो ये था देखिए पूरी हमारा आपसे पूछा खिलाफत से आप लोग क्या समझते, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था देखिए क्लास 11th हिस्ट्री टर्म 2 का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 का मैंने आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सर बता दिया आंसर के साथ। अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में देखिए कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाल के बनाना। ये नहीं कि टर्म 2 का सिलेबस आपको पूरी तरीके से लगे। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो देखिए मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दे दूँगा, लिंक पर क्लिक करके पूरा सिलेबस देख लीजिए कि आपको टर्म 2 में पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। अभी फिर आपको क्लास 12 का भी पढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने